नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज 15 अप्रैल 2026 और हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 414 लेकर के 414। तो लगातार तीसरे दिन कहानी के साथ बात चल रही है दोस्तों दाहोद कन्वेंशन के बाद की परिस्थितियों की या दाहोद कन्वेंशन से उपजी परिस्थितियों पर। और ख़ासकर इसमें एक विवाह का जिक्र आ रहा है मित्रों। इस कहानी में भी इतने दिलचस्प मोड़ हैं कई कई जगह कि जो लोग सुनेंगे वो कम से कम यकीनन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी है ये भी किसी उपन्यास से कम नहीं है। वैसे ऑडियो उपन्यास समझ सकते हैं इसको। तो कहाँ से शुरू करें आज? चलिए सीधे सीधे ही शुरू करते हैं। तो विवाह के बारे में तो मैंने बताया था कि किन के विवाह पर बात चल रही है। अगर मैं बार बार नाम ना लूँ तो आप समझ जाइएगा कि किन के बारे में चर्चा हो रही है। क्या होता है कभी कभी अच्छे काम में भी ऐसा लगता है कि नाम लेने से बच जाना चाहिए अगर बने जहाँ तक संभव हो तो। वैसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन ठीक है, कभी कभी ज़्यादा नाम आने से भी नज़र लगने के चांस रहते हैं। खैर, अब बात ये हुई कि साहब मैंने जैसा कि बताया था आपको, जो प्रिया जी हैं उनसे काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी विवाह को लेकर के। आखिरकार इंसान कभी कभी जब अपने आसपास के जीवन का मूल्यांकन करता है तो उसे समझ में आता है कि सच्चाई है क्या, हकीकत है क्या, हम किसके पीछे भाग रहे हैं और जिनके पीछे भाग रहे हैं वो हमारे लिए कितना भाग रहे हैं। और जब ये एहसास होता है कि वो नहीं भाग रहे हैं, सिर्फ हम भाग रहे हैं और हम ही जाग रहे हैं, तो फिर ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि यार ये सब करके देख लिया तो वो भी करके देख लें ज़रा, मतलब विवाह। तो इसी तरीके से प्रिया जी का भी निर्णय हुआ विवाह का कि ठीक है चलिए करते हैं। अब समय जितना निकलना था वो निकल गया, आगे देखते हैं क्या होता है। अब ऐसे में उन्होंने 5 शर्तें रख दी अपनी, और ज़रूरी भी है। किसी भी इंसान के मन में अगर विवाह करने की इच्छा जागृत हुई है और वो भी किसी के कहने पर या किसी के समझाने पर या किसी से बात करने पर, तो जाहिर है वो ऐसे ही तो नहीं किसी को अपना जीवन साथी बना लेगा, और बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये शर्तें बड़ी ज़रूरी होती हैं वैसे जीवन में। तो साहब एक तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा व्यक्ति का अपना स्वयं का घर होना चाहिए, ये भी ठीक। तीसरा हम लोग उस व्यक्ति को जानते हों, ये भी ठीक। चौथा वो नशा ना करता हो किसी तरह का। और पांचवा ठीक ठाक उसकी जॉब हो, बेशक प्राइवेट भी हो लेकिन इतनी हो कि काम चल जाए। लेकिन गवर्नमेंट अगर जॉब हो तो सोने पे सुहागा। अब इन 5 शर्तों को सुनने के बाद आपने सोचा होगा यार इसमें दिव्यांगता वाली शर्त तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल कहीं थी भी नहीं। यानी जब उन्हें यह कहा गया कि व्यक्ति कोई दृष्टिबाधित भी हो सकता है तो उसमें उनकी ना नहीं थी, लेकिन ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। अब वापस दाहोद कन्वेंशन में आ जाते हैं, अंतिम दिन आ जाते हैं, विवाह परिचय सम्मेलन में घुस जाते हैं। उस विवाह परिचय सम्मेलन में भाई विनय ने
जो अपना परिचय दिया उसमें करीब करीब ये सारी बातें पूरी हो रही थी। मसलन वो जनरल भी हैं, उनका अपना घर भी है जो उन्होंने अपने परिचय में बताया। हम लोग उनको बेशक जानते ही हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, और वो नशा नहीं करते हैं। ये सच है, नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं। अब आप यूँ समझिए कि ये तो बिन मांगी मुराद मिल गई, दुआ कबूल हो गई। ऐसा लगा जैसे जो उन्होंने शर्तें रखी वो शर्तें पूरा करता हुआ एक व्यक्ति भी मिल गया। और जब एक व्यक्ति मिल गया तो फिर उस व्यक्ति को जाहिर है देख तो लिया ही। यहां से फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। अब सब होता क्या था कि उनका ऑफिस में आना जाना था रिकॉर्डिंग वगैरह के माध्यम से, रीडिंग के लिए। दिसंबर का महीना चल रहा है 2021 का, ध्यान रखिए ज़रा। और हर 10-15 दिन में मेरे पास ये सूचना आती थी कि उनके लिए क्या किया गया। 10-15 दिन थोड़े ज़्यादा होंगे तो 5-7 दिन मान लीजिए। 5-7 दिन में मेरे पास ये प्रश्न आ जाता था। एक बार मैंने सुना, 2 बार सुना, तीसरी बार में तो मैंने भी कह दिया। देखिए ऐसा है, ये काम इतनी जल्दबाजी के नहीं होते हैं और इतनी आसानी से भी नहीं होते हैं। फिर प्रश्न आया तो फिर कैसे होते हैं। मैंने कहा देखिए अभी जहाँ से मेरे पास ये प्रश्न आ रहा था, जिस माध्यम से, अब वही है, आप बार बार अंदाज़ा लगाते रहिए, समझते रहिए कि कौन कौन इस प्रक्रिया में शामिल थे। उनका रिकॉर्डिंग के मामले में ऑफिस आना जाना था और ऑफिस वाले सब लोग मेरे टच में रहते हैं बातचीत के सिलसिले में, काम के सिलसिले में। तो मैंने कहा कि जब तक ये हमें ये सही मायने में यकीन न हो जाए कि ये बहुत गंभीर हैं और वास्तव में ये चाहते हैं इस कदम को उठाना, उसके लिए ज़रूरी है कि लगातार इस बात को इन्हीं की तरफ से, मतलब प्रिया जी की तरफ से ही पूछा जाए, इन्हीं की तरफ से ये वाली चर्चा की जाए। का ठीक है। फिर साहब चर्चाएं होती रहीं, बातचीत होती रही, आना जाना होता रहा और आखिरकार आप समझिए कि वो परिस्थिति भी आ गई जब ये लगने लगा कि हाँ अब लोहा गर्म है, अब इस पे चोट की जा सकती है। अच्छा, ये जो साथी सुनते हैं वैसे वो लोग भी जहाँ उनको ठीक लगे वहाँ इन बातों को अपना सकते हैं, या कभी किसी को ज़रूरत हो अपने लिए भी तो वो थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपने तरीके से, अपनी परिस्थितियों में रहते हुए प्रयास कर सकते हैं। तो जब ये लगने लगा कि हाँ अब मामला काफ़ी गंभीर है और अब कुछ हो सकता है, तो आप देखिए कि ईश्वर आपको मौके देने में देर नहीं करता है। सवाल क्या होता है? अपनी आवश्यकताओं को समझना, अपनी परिस्थितियों को जानना और किसी निर्णय तक पहुंचना। अब हमारा दिमाग तो वहीं से रहता था कि भाई अपने संख्या एक आध बढ़े, कोई जोड़ी बने, किसी का घर बसे और किसी दृष्टिबाधित साथी का भला हो। कहते हैं ना कि समाज से आपने जो लिया है वो लौटाना भी पड़ता है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत मामला भी थोड़ा हो जाता है कभी कभी। मेरे लिए भी किसी ने प्रयास किए होंगे और मेरे लिए अगर प्रयास किए होंगे तो फिर मेरा भी ये नैतिक दायित्व हो जाता है कि अब इसको अगर मजाक में कहें तो ये कि भाई हम अकेले ही क्यों फंसे, किसी और को भी फंसाएं। लेकिन सीरियस बात यह है कि अगर
किसी तरीके से किसी का काम हो जाए जो बहुत सालों से प्रयासरत है, तो इसमें हर्ज क्या है, बुराई क्या है। तो मैं बता रहा था कि जब ये निर्णय हो गया कि हाँ ठीक है, अब मामला काफ़ी गंभीर है और वो चाहते हैं इस मुकाम तक पहुंचना, तो अब आप समझिए कि किसी की मृत्यु, यानी किसी की इसको क्या कहना चाहिए, ठीक शब्द मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी के दुख में जाकर भी क्या इस मामले की कोई संभावना तलाशी जा सकती है। वैसे तब मुझे इतनी समझ होती तो शायद मैं इसका इस्तेमाल हो सकता है नहीं करता, या किसी और तरीके से करता, लेकिन मेरे लिए विकल्प बड़े सीमित थे। हुआ ये कि जब ये तय हो गया कि भाई ये सब होना है, तो हमने कहा ठीक है, अब आगे का काम हम करेंगे। और मुझे क्या करना था, जो व्यक्ति था उसके बारे में ये पता लगाना कि वो अपने कामकाज किस ढंग से करता है, करता भी है कि नहीं करता है, उसकी मैनेजमेंट क्षमता कैसी है, उसका काम करने का तरीका कैसा है। तो ऐसा ही एक अवसर मिला मुझे जनवरी में आते आते, और वो जो मैंने बताया कि किसी के परिवार में एक दुख, वो मेरे लिए सिर्फ वैसे कोई वो नहीं था। मैं इस सिलसिले में ना तो मुझे कोई बात करनी थी ना कुछ और, मुझे तो बस उस व्यक्ति को देखना था, उस व्यक्ति को समझना था कि भाई ये करता क्या है। क्योंकि प्रोग्राम में मिलना और ज़मीनी हकीकत को जानना समझना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो खैर, वो किसकी मृत्यु और क्या था और कौन सी शोक सभा थी और किसको देखने जाना था, हालांकि ये तो समझ ही गए होंगे आप कि किसको देखने जाना था और फिर वो कैसे संभव हुआ, और मुझे क्या पड़ी थी जो मैं जाऊं। लेकिन बस वही है, क्या करें। तभी मैंने कहा था ना आपको कि प्रयास किस किस हद तक करने पड़ते हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, किस किस लेवल के करने पड़ते हैं आप सोच भी नहीं सकते, और कहाँ कहाँ से ईश्वर मौके तो देता है, लेकिन उन मौक़ों को भुनाना कैसे होता है, ये आपके लिए शायद जानना और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और रिकॉर्डिंग क्लब चैनल पर जो भी वीडियो आपको पसंद आता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।